Hello students, I welcome you all to the e-learning class of MAVN. Today we are going to start the first chapter of class 11th, that is some basic concept of chemistry. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि CBSE ने कुछ टॉपिक NCERT से हटा दिया है फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें कि अगर हम बात करें सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो जिसमें हमें पढ़ना था मैटर और उसके टाइप्स पढ़ने थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसमें फिर हमें एटम्स और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना था और मैटर के डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी पढ़नी थी। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो 20 और 21 के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हमें वो टॉपिक कवर नहीं करना है और उसके आगे के टॉपिक हमें कवर करना है। लेकिन हम कुछ पॉइंट को उसमें कवर करते हुए इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमें इसमें स्टार्ट करना है और जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर तीन तरीके के होते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है 9th क्लास में, कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ को और पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हम उसमें कैसे डिफाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है 9th क्लास में। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो 11th क्लास के NCERT बुक में दिया हुआ, आप उसको रीड करके समझ सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो उसमें आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को बेसिकली दो टाइप से क्लासीफाई किया गया, वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड द सेकेंड वन इज द मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जिसमें पार्टिकल्स के जो कंपोजिशन होते हैं वो सेम होते हैं। इट मीन्स कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस ले लें और उसको अगर हम ब्रेक करें तो उसके हर पार्टिकल्स और हर पार्ट जो है वो सेम प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और प्योर सब्सटेंस में बेसिकली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। कंपाउंड्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और दे केमिकली कंबाइंड। जब दो और दो से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होके एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइक सोडियम क्लोराइड, NaCl, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी प्योर सब्सटेंस है। वाई? बिकॉज दे आर केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट विच शोज सिमिलर प्रॉपर्टी। तो इस तरीके के सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। और ये कंपाउंड और एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट अगेन फ्री स्टेट में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं एट प्रेजेंट 118, वो उसमें से मैक्सिमम जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिसमें से जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो आयरन है, एल्युमिनियम है, कुछ गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, ये सभी क्या हैं? ये सभी एलिमेंट है विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर, जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। द सेकेंड टाइप ऑफ मैटर जो है वो है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन, दे डोंट कंबाइन द केमिकली। कुछ मैटर होते हैं जैसे कि हम बात करें किसी भी चीज़ की बात करें, अगर हम सैंड और आयरन की बात करें, अगर हमने इसको मिक्स कर दिया है, या फिर हम वाटर और शुगर की बात करें, इसको हमने मिक्स किया हुआ है, तो इसमें क्या होता है? ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, दे डोंट फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट, वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, मतलब आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उनको हम मिक्सचर कहते हैं। और उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं बाय फिजिकल मींस, उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मिक्सचर दो तरीके के होते हैं बेसिकली, वन इज द होमोजीनियस, जैसे कि मैंने शुगर सॉल्यूशन की बात की अभी, जैसे शुगर को हमने पानी में डाला तो वो क्या होता है? वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, और उसके बाद आफ्टर dissolving sugar into the water, I am not able to identify the which particle is belongs to sugar and which particle belongs to the water। तो इस तरीके का जो सोल्यूशन है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम होता है मिक्सचर में, तो वो होमोजीनियस कहलाता है। और जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल सेम नहीं होता है वो हेट्रोजीनियस कहलाता है। लाइक आयरन एंड सैंड की हमने बात की, तो अगर हम इनको मिक्स करें तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं होगा। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली शेप, साइज, टाइम, लेंथ, ये सारी चीज़ें हैं और उनको मेज़र करने के लिए वी हैव सर्टेन यूनिट्स। तो
जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। तो ये कौन से यूनिट्स हैं जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड यूनिट है, और इसी यूनिट में हम उनको मेजर करते हैं। तो जब भी एसआई यूनिट कहा जाए तो एसआई यूनिट कुछ फंडामेंटल यूनिट हैं और जो कि डिराइव नहीं किया गया है, कुछ फंडामेंटल यूनिट है, कुछ डिराइव्ड यूनिट है। तो डिराइव्ड यूनिट कौन सी होती हैं इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जो कि हम डिराइव करते हैं, और जो फंडामेंटल यूनिट है ये बेसिक यूनिट है, और इसी यूनिट को यूज करके हम डिराइव्ड यूनिट को फॉर्म करते हैं, डिराइव करते हैं। तो जो 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी की, वो है टाइम, जिसको हम सेकेंड में मेजर करते हैं और उसका सिंबल एस है। मास किलोग्राम में, जिसको हम केजी लिखते हैं। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, दिस आर द एसआई यूनिट। मास को हम ग्राम में भी मेजर करते हैं, लेंथ को हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर मेजर करते हैं। बट जब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की, तो ये सारे एसआई यूनिट है। उसी तरह टेम्परेचर की हम बात करें तो केल्विन, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडेला सीडी से, एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अगर हम सब्सटेंस को वेट करें, उसको तौलें, तो उसको हम मोल में मेजर करते हैं। तो ये सब 7 फंडामेंटल यूनिट है, और इन फंडामेंटल यूनिट को यूज करके हम दूसरे सब्सटेंस के, दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट को हम डिराइव करते हैं। सो दीज आर द डिराइव्ड यूनिट। अगर हम डिराइव्ड यूनिट की बात करें, दैट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट हो गई आपकी मीटर, एंड टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। तो मीटर एंड सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम उसको एरिया, स्क्वायर मीटर, एरिया मीन्स डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब है, डेंसिटी आपका केजी पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है। मास की यूनिट किलोग्राम है और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह से एनर्जी है, फोर्स है, फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये सभी यूनिट जो है हमने फंडामेंटल यूनिट को यूज करके डिराइव किया है। तो ये आपको आना चाहिए कैसे हम यूनिट को डिराइव करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कई स्केल से मेजर करते हैं, जिसमें अगर हम एसआई यूनिट की बात करें मेजरमेंट के लिए, दैट इज द केल्विन स्केल है, एसआई फंडामेंटल यूनिट है। इसके अलावा हम सेल्सियस स्केल में भी मेजर करते हैं, और इसके अलावा फ़ारेनहाइट स्केल में भी हम इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है जिसको यूज करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, हमने किया भी है पिछले क्लास में। दैट इज, अगर फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है और उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि सेल्सियस को हम 9/5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड कर देंगे तो हमें फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। और अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो उसमें हम 273 ऐड कर देंगे, तो जिससे कि वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। या फिर जस्ट इसका रिवर्स है, अगर केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो उसमें हम 273 माइनस कर देंगे। और यहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, दिस इज द रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट लैब वगैरह में, तो यहाँ पे जो भी हमें डेटा या फिर जो भी हम रीडिंग वहाँ पे नोट करते हैं, तो वहाँ पे 2 तरीके की रीडिंग मिलती हैं। एक होता है प्रिसीजन एंड सेकेंड वन इज द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है उसके बराबर वैल्यू आना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्ट वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स अगर हमें 2 ग्राम कोई भी सब्सटेंस को मेजर करना है और एग्जैक्टली हमने 2 ग्राम मेजर किया, तो दैट मीन्स द एक्यूरेट एग्रीमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मीन्स जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यू और जितनी हमें चाहिए थी ट्रू वैल्यू 2 ग्राम, ये जब मैच होगा दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेट। बट हम प्रिसीजन की बात जब करें तो प्रिसीजन में अगर हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार जब हमने
कोई भी मेजरमेंट किया, फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू 2 ग्राम है और मुझे मेजर करना है सब्सटेंस, तो फर्स्ट टाइम मैंने जब मेजर किया तो उसकी वैल्यू समथिंग 1.95 आया, सेकेंड टाइम मैंने मेजर किया तो 1.93 आया। तो अगर मैं दोनों वैल्यू को, अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को अगर मैं देखूं तो 1.95 और 1.93, तो ये दोनों क्या हैं, ये आपस में क्लोज हैं। क्लोज है मीन्स क्या हुआ, दे आर द प्रिसीजन, बट दे आर नॉट एक्यूरेट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने फर्स्ट टाइम मेजर किया और वैल्यू मेरा 1.95 आया, सेकेंड टाइम मैंने मेजर किया तो 2.05, सो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन माय मेजरमेंट, जो भी वैल्यू मैंने मेजर किया है, तो वो वैल्यू क्या होगा, वो ना तो एक्यूरेट होगा क्योंकि 2 ग्राम के बराबर तो आया नहीं है, तो इट इज नॉट एक्यूरेट, और ना ही प्रिसाइज है, ना ही दोनों वैल्यू जो हैं क्या है, आपस में क्लोज हैं, एक 1.95 2.5, तो काफी गैप आ गया बीच में। तो ये होता है, दैट इज द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। मीन्स द प्रिसीजन का मतलब क्या, क्लोजनेस ऑफ द आउटकम ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, यानी कि जब मैं बार बार मेजरमेंट कर रहा हूं और जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो आपस में क्लोज हैं, तो वो हम कहेंगे कि प्रिसीजन है। बट एक्यूरेसी मीन्स क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू, द ट्रू वैल्यू, दैट इज द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, और एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपको अगर एक नंबर दिया हुआ है, डेसिमल नंबर है या फिर नॉर्मल नंबर है, और वहां पे पूछा जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो हम उसको कैसे बताएंगे। तो देयर आर सर्टेन रूल्स टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें जो फर्स्ट रूल है उसमें क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और उस नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें 285 सेंटीमीटर देखें तो 285 सेंटीमीटर में 285 दे आर नॉन जीरो, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम 0.25 की बात करें तो 25 नॉन जीरो है, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये नंबर अगर दिया हुआ है तो हम इजिली बता सकते हैं कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, जीरो प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर किसी भी नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें 0.03, तो यहाँ पे 3 तो सिग्निफिकेंट है, बट 3 के पहले 0 है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर हम इस नंबर में देखें 0.03, तो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखें हम 0.0052, तो यहाँ पे 5 जो नॉन जीरो डिजिट के पहले अगर कोई भी 0 लगा है तो दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो 52 जो कि नॉन जीरो है तो ये तो सिग्निफिकेंट है, और 5 के पहले 2 जीरो है, दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में 2 होंगे। तो दिस इज सेकेंड रूल। थर्ड रूल, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट है और उनके बीच में 0 है तो वो भी क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। लाइक 2.005, यहाँ पे क्या है, 2 नॉन जीरो है, 5 नॉन जीरो है, और दोनों नॉन जीरो के बीच में 2 जीरो हैं, तो दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 हैं। नेक्स्ट रूल इज जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट व्हेन दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो अगर हम बात करें कि अगर डेसिमल पॉइंट के आगे कोई भी नॉन जीरो डिजिट है और उसके नॉन जीरो डिजिट के आगे 0 लगा हुआ है तो वो क्या होगा, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। लाइक एग्जांपल देखें 0.200, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, 2 के बाद 2 जीरो है, तो यहाँ पे दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है। 100.0 यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो काउंटिंग नंबर्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्यों इनफाइनाइट होते हैं कि अगर हम किसी भी काउंटिंग नंबर के आगे डेसिमल होता है और डेसिमल के आगे हम कितना भी 0 ऐड कर लें वो सभी क्या होंगे, वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि डेसिमल के आगे अगर 0 लगा हुआ है तो दे आर द सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर हम 2 बॉल देखें, यहाँ पे हमने मेजर किया 2 बॉल 20x हैं, तो 2 को हम 2.0000 कितना बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। सो अगर कोई भी काउंटिंग नंबर है तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि हम डेसिमल के आगे कितना भी 0 ऐड कर सकते हैं, एंड ऑल द 0 आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कुछ 5 रूल्स हैं
सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी नंबर दिया हुआ है और इसमें पूछा जाता है कि इस नंबर में, गिवन नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन, फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा मैथ्स में 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में इवन। तो अगर हम बात करें साइंटिफिक नोटेशन की, तो साइंटिफिक नोटेशन हम किसी भी बड़े नंबर को n इंटू 10 टू द पावर n फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर n कोई भी डिजिट हो सकता है और n जो है कोई भी एक्सपोनेंट हो सकता है, 1 2 3 4, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है यहाँ पे 1 2 5 4 एंड 4 0, तो इसको अगर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने के लिए मुझे किस फॉर्म में लिखना होगा, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखनी है कि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को, बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बार बार इतने बड़े नंबर को लिखना पॉसिबल नहीं होता है, दिस टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम सेव करने के लिए हम उनको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे मूवमेंट ऑफ डेसिमल को हम मूव करते हैं। तो अगर डेसिमल अपने प्लेस से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव होता है, तो वहाँ पे जो 10 टू द पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब डेसिमल अपने तरफ से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है, तो वहाँ पे जो पावर होता है वो माइनस में आता है साइंटिफिक नोटेशन में। तो जितना प्लेस हम डेसिमल को मूव करेंगे, अगेन डेसिमल को हमें कहाँ तक मूव करना है, 1 प्लेस नॉन डिजिट नंबर आफ्टर 1 प्लेस ऑफ द नॉन डिजिट नंबर। लाइक जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 5 4 0 0 0 0 के बाद डेसिमल है, जो कि हमने दिखाया नहीं है, तो डेसिमल को हमको कहाँ तक लेके जाना है, जो नॉन डिजिट नंबर है, फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर, उसके बाद, यानी कि 1 के बाद लेके जाना है। तो 1 के बाद में लेके जाने के लिए हमें कितना प्लेस मूव करना होगा, 7 प्लेस। तो 1.254 इंटू 10 टू द पावर 7। उसी तरह हम सेकंड एग्जांपल देखें तो 0.00456 है, तो यहाँ पे हमें 4 के बाद डेसिमल को लेके जाना है, तो 4.56 इंटू डेसिमल को हमने कितना प्लेस राइट लेके जाना है, 3 प्लेस राइट लेके जाना है। तो वहाँ पे अगर हम डेसिमल को राइट मूव करेंगे तो पावर माइनस में आएगा, दैट इज 4.56 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की अगर हम बात करें, तो अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो जो भी आंसर आएगा, आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा, डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से हमें साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी है मैथ्स में। नेक्स्ट है इसमें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो फर्स्ट वन इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, तो मास ऑफ एन एटम, एक एटम का कितना मास होता है। हमने पढ़ा है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें एटम का मास मिल जाता है, उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास को बेसिकली AMU यूनिट में लिखा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम अगर बात करें 1 एटॉमिक मास यूनिट की, दैट इज AMU की, तो जो 1 AMU होता है किसी भी एटम का, किसी भी सब्सटेंस का, वो किसके बराबर होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो किसी भी अगर हम एलिमेंट का और जिसका भी 1 एटॉमिक मास यूनिट देखें, तो वो जो है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर होता है, दिस द स्टैंडर्ड यूनिट। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कब बनता है, वन सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइंड और वन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइंड, दे फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स लाइक H2, लाइक O2, ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। और जब हम मॉलिक्यूल्स का मास निकालते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स लाइक उसका हम मास कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल H2 है, तो हाइड्रोजन का 1 H2 मीन्स क्या है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 है मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दैट इज द मॉलिक्यूलर मास।
और मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो जब भी हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमेशा कोवैलेंटली फॉर्म्ड होते हैं, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो दैट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम भी हो सकते हैं, 3 एटम भी हो सकते हैं। तो जितने भी एटम होंगे उन एटम के मास को हम सम कर देंगे तो हमें उनका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास जो होता है वो 16 होता है। और अगर ओजोन की बात करें दैट इज O3 मॉलिक्यूल है, तो 3 × 16, 16 3 48, तो 48 AMU जो है वो ओजोन का मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला यूनिट मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। तो अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें जैसे मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास लाइक आयनिक कंपाउंड, लाइक NaCl का, NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, Na+ एंड Cl-। तो इस तरीके के कंपाउंड का अगर हम मास निकालते हैं तो उसको हम फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और ये क्या होता है, उस मॉलिक्यूल में, उस आयनिक कंपाउंड में जितने भी एटम हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उन सभी एटम के मास को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें फॉर्मूला यूनिट मास मिल जाएगा, आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। लाइक अगर हम NaCl की बात करें, क्लोरीन, तो सोडियम 23 एटॉमिक मास होता है 23 और क्लोरीन 35.5 है। तो NaCl की बात करें तो 23 प्लस 35.5 हम ऐड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा दैट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज द आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज द मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट से पहले हम देखते हैं कि मोल होता क्या है। यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस की अगर हम किसी भी सब्सटेंस को मेज़र करते हैं तो मेज़र करने के लिए जो यूनिट है, लाइक ग्राम है, लाइक किलोग्राम है, उसी तरह से हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम सब्सटेंस को मोल में मेज़र करते हैं। देयर इज द यूनिट 1 mole of amount of the substance that contain as many as particle or entities as there is atom in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करें कि हमने 1 मोल ऑफ सोडियम लिया है, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, तो उस 1 मोल में कितने सब्सटेंस और कितने पार्टिकल्स होंगे, तो वो जो 1 मोल होगा उसको मेजर करने के लिए उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, दे आर द इक्वल टू द एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही पार्टिकल्स किसी भी एक सब्सटेंस और किसी भी एक मैटर के 1 मोल सब्सटेंस में होगा। सो दिस द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। नेक्स्ट वन इज द मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम मोलर मास कहते हैं। मोलर मास इन ग्राम न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास इन AMU और U। दैट इज द मोलर मास। नाउ नेक्स्ट वन इज द परसेंटेज कंपोजिशन, कि अगर कोई भी कंपाउंड है और उसमें किसी भी एलिमेंट के जो भी है मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, और उसमें एक कंपाउंड है, कंपाउंड अगेन मैंने बताया था कि 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट जब केमिकली कंबाइंड होते हैं तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल NaCl है तो NaCl कंपाउंड में जो सोडियम का जो मास है वो पूरे कंपाउंड के मास का कितना % होगा, तो वहाँ पे हम उसका परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट का, कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे मास परसेंटेज निकालना है तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, सेम मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल कंपाउंड का मास कितना है इनटू 100, तो हमें उसका परसेंटेज मिल जाएगा। द परसेंटेज यील्ड, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड ऑफ द रिएक्शन टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जो भी हमें मिला, कितना यील्ड सब्सटेंस मिला, दैट इज उसका परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंटेज यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड जितना हमें मिला बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने थियरी में किया था इनटू
100, so that is the percentage yield. The next one is the concentration of the solution. It means concentration का क्या मतलब होता है? Concentration का मतलब होता है कि the amount of solute present in the solution. अगर हमें solute का concentration का मतलब होता है कि मात्रा, तो एक solution में, एक घोल में solute का कितनी मात्रा है अगर मुझे निकालना है, तो हम उसका कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो जब भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड द सेकेंड वन इज सॉल्वेंट. तो कई तरीके से हम कंसंट्रेशन को निकालते हैं. द फर्स्ट वन इज मास बाय मास परसेंटेज. इट मीन्स कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन. तो कितना 100 ग्राम में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज द परसेंटेज. अगर हमें इसे निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? मास को लेके, तो मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि कितना मास होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन का मास इनटू 100. तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम यहाँ पे सोल्यूट का मास निकाल सकते हैं. इसी तरीके से अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. नाउ ये तो फर्स्ट मेथड था कि अगर वहां पे मास बाय मास, दोनों का मास दिया हुआ है, अगर एक मास है और एक वॉल्यूम है, तो वहां पे हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम मीन्स 100 ml, दैट इज द वॉल्यूम. लिक्विड को हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं और सॉलिड है तो उसको हम ग्राम में. ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंट की बात करें और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. अगेन, तो वॉल्यूम परसेंट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो अगर मास बाय मास निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का भी, तो हम उसके मास को टोटल सॉल्यूशन के मास से या फिर वॉल्यूम से हम उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो हमें उसका क्या है, मास परसेंटेज या फिर कंसंट्रेशन मिल जाएगा. नेक्स्ट वन इज द पार्ट पर मिलियन. पर मिलियन मीन्स 10 to the power 6 होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मिलियन, ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. दैट इज पार्ट पर मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6. अगर पार्ट पर मिलियन में निकालना है, लाइक हमने 100 ग्राम में निकाला, 100 ml में निकाला, उसी तरह से अगर मुझे पार्ट पर मिलियन में निकालना है तो वहाँ पे हम 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. बाकी सारे फॉर्मूले जो हैं वो सेम है. नेक्स्ट वन इज द मोल फ्रैक्शन. रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. इट मीन्स अगर मोल मालूम है मुझे किसी भी सब्सटेंस का, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं. अगेन एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, या फिर कोई भी कंपाउंड है और उसमें मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट इज XA इज इक्वल टू NA बाई NA प्लस NB. यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं सोल्यूशन में, A एंड B. तो यहाँ पे NA क्या है? मोल ऑफ A बाई टोटल मोल ऑफ द कंपाउंड और द सॉल्यूशन, दैट इज Na प्लस NB. तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन के निकालने के लिए. मोल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का मोल निकालना है तो मोल हम कैसे निकालेंगे? अगेन गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास. तो ये मोल निकालने का फॉर्मूला है. उसी तरीके से हमें बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा? बी कितने मोल में प्रेजेंट है? बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन. तो वहाँ पे हम उसको इजीली मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज द मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. इट मीन्स अगर मुझे मोलैरिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? मोलैरिटी मिल जाएगी. उसके तो मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. दैट इज, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मोल ऑफ सॉल्यूट को अगर हम
को अगर केजी या फिर 1000 ग्राम में डिवाइड कर देते हैं तो हमें मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कि हमें इतने टॉपिक कवर करने हैं। कुछ टॉपिक स्टार्टिंग में जो है वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, हटा दिया है सिलेबस से, जो कि हमें स्टडी नहीं करना है, जिसमें हमने फर्स्ट फ्लो चार्ट देखा था मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में एलिमेंट, कंपाउंड एंड होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। ये भी टॉपिक नहीं है लेकिन हमने थोड़ा सा उसको कवर किया। तो ये था टॉपिक, और इसके बेस पे हमें न्यूमेरिकल करना है। जितने भी मैं फॉर्मूला बताया उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल करना है, जो कि बुक्स में दिए गए हैं। और न्यूमेरिकल करते समय कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप बेसिकली बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आप अपने ऐप में कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको आप वहाँ पे टाइप करके और अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा फर्स्ट चैप्टर को, अपने बुक को अच्छे से रीड करिएगा लाइन बाय लाइन अच्छे से। मैंने उसमें से सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर किए हैं। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सारी चीज़ें जो हैं सिलेबस में नहीं है। मैं आपको जो डिलीट सिलेबस है क्लास 11 से वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जितने भी सिलेबस के अंडर में टॉपिक हैं उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और उसमें जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके टाइप करके उसको पूछ सकते हैं अपने ऐप के थ्रू में। थैंक यू।